बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमारान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सरेस। और एक्सरेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है बुक पे, लिखा पूरा है लेकिन वो इतना समराइज़ करके उसको लिखा गया है कि समझना बेहद मुश्किल है। समटाइम्स मैं कॉन्सेप्ट को, आपको पता ही है कि मैं बहुत बेसिक से जाकर स्टार्ट कर देता हूँ। जिस तरह मैंने एक टॉपिक आपको समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसमें मैं तकरीबन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात ले गए थे। क्यों? क्योंकि बात को समझने के लिए इतनी डिटेल तक जाना बेहद ज़रूरी होता है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है। अब एक्स रेज भी इसी तरह का ही एक टॉपिक है कि आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनफैक्ट ऐसा होता क्या है। तो इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त ही मैं काफ़ी सारी डिटेल तक मैं टच करूंगा जाके। बहुत बेसिक से भी कुछ बातें शायद आपसे हायर लेवल्स की भी हों, वहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बात आपको समझ आ जाएगी चाहे वो हायर लेवल की भी हो। लेकिन ये है कि एक जो एक्स रेज के बारे में कॉन्सेप्ट आपका प्रिपेयर होगा ना, इट विल बी ब्रिलियंट वन। तो लेकिन उसके लिए ये है कि स्टे कनेक्टेड और ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक लाइक्स। सो एक्स रेज के अंदर क्या होता क्या है, कि होती क्या है एक्स रेज। एक्स रेज असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो एक बात तो अंडरस्टूड है, एंड दैट इज़ their velocity, and their velocity will be equal to 3 into 10 raised power 8 meters per second. नेक्स्ट चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने के बाद इनके पास वेलोसिटी कितनी होती है, 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर इनके पास इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है तो अंडरस्टूड है दे आर हाई एनर्जी वेव्स। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसकी वैल्यू इक्वल होती है 0.1 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर ऑलमोस्ट 100 एमस्ट्रॉन्ग तक। 0.1 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर ऑलमोस्ट 100 एमस्ट्रॉन्ग तक इनकी वेवलेंथ होती है। तो इस बेसिस पर इनको हार्ड या सॉफ्ट एक्सरेज के तौर पर कैरेक्टराइज किया जाता है दो हिस्सों में। फिर इसके अंदर जो इसकी डिस्कवरी थी इन वेव्स की, वो 1895 में हुई। इट वाज विलियम के रॉन्जन, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट चीज़ आ गई ट्रांजिशन, और इसके लिए रिक्वायर्ड आपको कौन कौन सी कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। तो अगर आपने एक्सरेज प्रोड्यूस करनी है तो एक ऐसा एलिमेंट आपने चूज़ करना है जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, तो हायर एटॉमिक नंबर हो। और दूसरी चीज़, जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट करना है इट मस्ट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ख़ास तौर पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जारी बात है, जब मेल्ट हो गया सब्सटेंस तो एक्सरेज तो नहीं। अच्छा, अगर ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो क्यों लोअर मेल्टिंग पॉइंट या उसने लिखा हायर एटॉमिक नंबर्स की बात हो रही है, तो लोअर एटॉमिक नंबर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते एक्सरेज। तो इसके जवाब देखिएगा। सपोज हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन में कितने शेल्स होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं, एक नहीं होता। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात समझाई थी कि एक हम वर्ड वन इसलिए यूज़ कर देते हैं हाइड्रोजन के लिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन चूँकि पहले ही शेल में होता है, तो इस वजह से हम कह देते हैं कि हाइड्रोजन का एक शेल है। लेकिन हाइड्रोजन के पास शेल्स एक से ज़्यादा होते हैं, सारे के सारे शेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सपोज करें ये हमारे पास है पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, और इसके बाद यहाँ कहीं पर इनफाइनाइट शेल है, और भी हैं बीच में 6, 7, 8 व्हाटएवर। एक आखिरी द शेल ऑफ इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी शेल। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ एग्जिस्ट करता है। सपोज करें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी, वो दूसरे शेल में शिफ्ट हुआ, दूसरे शेल से वो ट्रांजिशन शो करता है पहले शेल के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले शेल में जंप करेगा, इट विल रिलीज अ फोटोन ऑफ एनर्जी।
डेफिनेटली वो रिलीज़ करेगा। हमने पढ़ा था पहले शेल के लिए एनर्जी कितनी होती है, पहले शेल के लिए एनर्जी होती है 13.6, दूसरे शेल के लिए कितनी होती है, इसको 4 पे डिवाइड कर दें, इसको 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है ऑलमोस्ट 3.4 समथिंग आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये यूनिट्स। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ हुआ होगा जब हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ने पहले से दूसरे से पहले शेल में जंप किया होगा, बड़े शेल में से लोअर शेल में, तो यहाँ पर जो फोटोन एमिट हुआ होगा इट वुड हैव एन एनर्जी ऑफ अबाउट, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो इट इज़ अबाउट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी डिफरेंस तो बहुत थोड़ा सा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये जो एनर्जी है इट लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अगर ये एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाया करती है इट मीन्स हाइड्रोजन के एटम से एक्स रेज नहीं प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा चले हम ऐसा करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को दूसरे से पहले शेल में गिरा रहे थे, फ़र्ज़ कर लें इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से पहले में जा रहा है, तब भी फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं स्टिल इट लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। इवन अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल से यहाँ पर गिरे तो कितनी एनर्जी होगी? पहले शेल की एनर्जी मैंने बताई आपको होती है 13.6, इन्फिनिटी पर है तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी? 0। जो एनर्जी डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से पहले शेल में गिरता है तो एनर्जी डिफरेंस बनता है -13.6 ही बनेगा। और स्टिल ये जो एनर्जी की वैल्यू है स्टिल इट इज़ इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन में एनर्जी का आना इसका मतलब एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गैमा के पास, फिर गैमा रेज के बाद होती है एक्स रेज की, फिर होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन, फिर होता है विजिबल रीजन, फिर होता है इंफ्रारेड रीजन, फिर रेडियो वेव्स और आगे डिटेक्टिव वेव्स होती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट में हम इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम एक लोअर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हमने कहाँ मूव करना है? एक्स रेज में मूव करना है। इट मीन्स हमें एक ऐसे एलिमेंट की ज़रूरत होगी जिसमें से एनर्जी ज़्यादा एमिट हो। असल में फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क आता है एनर्जी की वैल्यू पर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद की वजह से। मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लिखूं तो हाइड्रोजन में मैक्सिमम जो एनर्जी शिफ्ट हो सकती है दैट कैन बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पहले शेल में भी गिरे ना तब भी वो इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज़ करेगा। और एनर्जी के लिए हमने पढ़ रखा है E = hc/λ = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करें भी सही ना तो वो एक्स रेज में आंसर आता ही नहीं है। मतलब अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूँ 13.6 को लाकर डिवाइड करूँ, सॉल्व आउट करूँ तो वेवलेंथ का आंसर अभी भी इस रेंज में नहीं आता कि वो एक्स रेज में। यहाँ आंसर अल्ट्रा वायलेट रीजन में वेवलेंथ लाया कर रही है। तो जब हम हायर एनर्जी के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी यूज़ टंगस्टन और सम सॉर्ट ऑफ अदर मटेरियल, मतलब जिसके लिए हमने ये कंडीशन लिखी कि हायर एटॉमिक नंबर हो तो फिर एक्स रेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट में सीखा हाइड्रोजन के, वो ये सीखा कि हाइड्रोजन के एटम के केस में हम जो मर्ज़ी कंडीशन सेट कर दें, हाइड्रोजन किसी सूरत हमें एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करके देता। हाइड्रोजन एक्स रेज नहीं प्रोड्यूस कर रहा, उसकी वजह उसके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है ही नहीं। वो एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर भी दे तो वो इतनी एनर्जी रिलीज़ ही नहीं करता कि वो एक्स रेज को प्रोड्यूस कर सके। मैक्सिमम उसकी जो रेंज है वो अल्ट्रा वायलेट है। अब हम क्या करते हैं, जब हम एनर्जी इस एक्स रेज को प्रोड्यूस करवाना होता है तो हायर एलिमेंट्स का इंतखाब करते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, वाई लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स आर नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्स रेज। तो उसका आंसर में आपने यही लिखना है कि उनकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट तक महदूद रहती है। जब आप हायर एनर्जी के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं तो उनके लिए एनर्जी के लिए कुछ फार्मूला यूँ लिखा जाता है, E = -13.6
Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 2, 3 या इससे ज़्यादा की बात, 1 वाले के लिए ऐसा नहीं होगा। मैंने ये बात क्वांटाइज एनर्जी में भी आपको बताई थी। चूँकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो Z की जगह 1 पुट हो जाता है, तो वो आगे फैक्टर शो ही नहीं होता हाइड्रोजन। और बोहर मॉडल ऑफ एटम सारे का सारा हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंटल वर्क करता है। तो यहाँ पर Z पुट हो जाने का मतलब पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम हो गया है कि पहले से ज़्यादा चार्ज आ गया है। अगर न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ गए हैं, 4 के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लार्जर। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। एटॉमिक नंबर जितना बढ़ता जाएगा एनर्जी की अमाउंट भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं एक्स-रेज, उनको समझते हैं। एक बात तो पता लग गई कि उनकी एनर्जी चूँकि बहुत ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी अल्ट्रावायलेट से कहाँ जंप कर जाएगी, एक्स-रेज में। अब आप एक ऐसा एलिमेंट कंसिडर करें जिसके पास हायर एनर्जी है और अब इसके इर्द गिर्द शेल्स कुछ इस तरह से मौजूद हैं। यहाँ ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा एंड सो ऑन आगे भी होंगे। ये पहला जो शेल होता है इसका नाम हम लिखते होते हैं KL, फिर M शेल, फिर N शेल और फिर O शेल। आगे और भी शेल एग्जिस्ट करते हैं, मेरा काम यहीं से समझाया जाएगा। तो अब पहले शेल में मुझे पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो होते हैं 2, दूसरे शेल में होते हैं 8। इट्स टू मच टाइम टेकिंग, तो मैं इससे आगे की बात नहीं कर रहा। आगे भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मैंने एक हायर एटॉमिक नंबर लिया है। अगर उसका एटॉमिक नंबर लेट से 70 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 70। हुआ यूँ कि इस एलिमेंट को मैंने प्रोवाइड की एनर्जी, मैंने इसको रखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डिस्चार्ज ट्यूब में एनर्जी प्रोवाइड की, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन करवा दिया रिमूव। के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए पहला तरीका तो यही है, आप इतनी एनर्जी इसको दें कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। या दूसरा तरीका, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस एलिमेंट की फिलिंग कर देते हैं और यहाँ से फास्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है। जब ये फास्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में से गुजरती है, जिस इधर इलेक्ट्रॉन के साथ आकर उस इलेक्ट्रॉन ने की कोलिजन, मतलब ये गैशियस एटम है, मैंने इसमें से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाया। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर अपनी जगह पर एक वैकेंसी छोड़ जाएगा। अब यहाँ पर वैकेंसी खाली है। अब जब यहाँ वैकेंसी खाली होगी तो फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करेंगे। मुमकिन है कि एक इलेक्ट्रॉन के शेल से जंप करके एल शेल में चला जाए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करे, एल शेल से जंप करके कहाँ चला गया, के शेल के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन का जंप है, दिस जंप इज कॉल्ड ट्रांजिशन, दिस जंप इज कॉल्ड इनर शेल ट्रांजिशन। कि जब दरमियान में से किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि के शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, एल शेल से भी हो सकता है, एम से भी हो सकता है, एन से भी हो सकता है, ओ इवन ओ से भी हो सकता है। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, इलेक्ट्रॉन्स बीच में से गुजरे थे, तो वो इलेक्ट्रॉन जब आकर इसको हिट किया, मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता हुआ इसको जब हिट करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे। इट कैन नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। अगर के में से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी जगह लेने के लिए इलेक्ट्रॉन एल शेल से भी इधर गिर सकता है, एम शेल का इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, एन शेल का इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है एंड सो ऑन। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जंप करेगा, दिस जंप इज कॉल्ड ट्रांजिशन। और चूंकि ये इनर शेल्स के अंदर चल रहा है, इट इज़ कॉल्ड इनर शेल ट्रांजिशन। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है तो क्या होगा ये कि यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, और इस केस में इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले शेल में जा रहा है, तो देयर विल बी अ रिलीज ऑफ फोटोन। इस फोटोन का नाम क्या होगा, दिस फोटोन इज कॉल्ड के अल्फा।
एज आई एम लैकिंग इन स्पेस तो मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। उस साइड पे शेल्स एज इट इज़ बने हुए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। सो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर जाता है तो इलेक्ट्रॉन असल में एनर्जी लेवल L से जंप करता है एनर्जी लेवल K के अंदर, और इस दौरान जो फोटोन ऑफ एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है दैट फोटोन इज कॉल्ड K अल्फा। इस फोटोन को हम नाम क्या देते हैं? इट इज कॉल्ड K अल्फा। मुमकिन था कि ये इलेक्ट्रॉन M से K में जंप करता, मतलब पहले शेल में से जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ उसकी जगह लेने के लिए M का इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, तब भी फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। अब की बार जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा, अच्छा फिर सुन लें, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर K में से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको L शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करना। नो, इट्स पॉसिबल कि M का इलेक्ट्रॉन आके डायरेक्ट उसको फिल कर दे। ये भी पॉसिबल है कि N का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ पर आके इसको फिल कर दे। अगर M का इलेक्ट्रॉन K में जा रहा है फिर एनर्जी ट्रांजिशन किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू EM माइनस E ऑफ K। इस दौरान जो फोटोन रिलीज हुआ है इसकी एनर्जी को हम नाम देते हैं इट्स एनर्जी, इट्स सीरीज इज K सीरीज, और ये K सीरीज का कौन सा मेंबर है? बीटा। मतलब तीसरे से पहले शेल में बीटा, दूसरे से पहले शेल में है तो अल्फा। अगर N शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाए तब जो एनर्जी रिलीज होगी, तब जो फोटोन रिलीज होता है, दिस फोटोन इज कॉल्ड गैमा, K गैमा। ये K सीरीज है पूरी की पूरी कि इलेक्ट्रॉन N शेल से कहाँ जा रहा है? इन K शेल। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड K गैमा। और ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, दिस होल सीरीज इज कॉल्ड K सीरीज। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाद में स्विच कर रहा है दैट इज कॉल्ड इनर शेल ट्रांजिशन। तो ये जो मैंने आपको समझाई ये तीनों फोटोन कौन से हैं? दिस इज कॉल्ड K सीरीज। ये सारा का सारा है K सीरीज का। अब दूसरी सीरीज आ जाती है L सीरीज। मुमकिन है कि आपने जब वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास की तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। कौन सा शेल है? दिस शेल इज L शेल। L शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब L शेल में इलेक्ट्रॉन मुमकिन है कि MnO हो सकता है कि M शेल का इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लेने आए। अगर M शेल का इलेक्ट्रॉन L शेल में आ रहा हो तो ट्रांजिशन कौन सी होगी? ट्रांजिशन विल बी एनर्जी ऑफ द M शेल माइनस एनर्जी ऑफ द L शेल। इस दौरान जो फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन L शेल के अंदर आ रहा है तो इस दौरान जो है फोटोन रिलीज होगा, दिस फोटोन इज कॉल्ड L अल्फा। इज कॉल्ड L अल्फा। अगर इलेक्ट्रॉन N शेल से यहाँ पर जंप कर रहा हो तब जो फोटोन एमिट होगा इसकी एनर्जी को आप लिखेंगे En माइनस EL। तो फोटोन ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड L बीटा। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन O शेल में से यहाँ पर गिर रहा होगा तब जो फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज होगा On माइनस EL। यहाँ पर जो फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड L गैमा। तो यहाँ पर दो तरह की मैंने आपको सीरीज़ पढ़ा दी है, K सीरीज़ है और दूसरी है L सीरीज़। अब आ गया एनर्जी कंपैरिजन। पहले तो ये अल्फ़ा बीटा और गैमा का आपस में कंपैरिजन याद रखिएगा हमेशा। एनर्जी के मामले में K गैमा सबसे ज़्यादा, K बीटा दूसरे नंबर पे, K गैमा तीसरे नंबर पे। जबकि यहाँ पर एनर्जी के मामले में L अल्फ़ा तीसरे नंबर पे, L गैमा सबसे बड़ा, L बीटा दूसरे नंबर पे, L गैमा तीसरे नंबर पे, मतलब सॉरी L अल्फ़ा तीसरे नंबर पे, गैमा हमेशा सबसे बड़ा, बीटा उससे कम। ये तो है L सीरीज़ का आपस का कंपैरिजन, ये K सीरीज़ का आपस में कंपैरिजन है। अगर इन दोनों सीरीज़ का आपस में हम कंपैरिजन करें, मतलब K सीरीज़ और L सीरीज़ का आपस में कंपैरिजन करें तो याद रखिएगा K सीरीज़ इज़ डोमिनेंट देन L सीरीज़। K सीरीज़ के फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी
एल सीरीज़ के फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि के शेल के अंदर जो एनर्जी है वो 13.6 है, एल शेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 3.4। तो इनका बेसिक शुरू पर ही एनर्जी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए याद रखिएगा के सीरीज़ का जो सबसे हल्का एलिमेंट है ना, जो सबसे हल्का एलिमेंट है वो है अल्फ़ा। पहले गैमा फिर बीटा और सबसे एंड पे कौन सा है अल्फ़ा। जो सबसे हल्का है वो कौन है अल्फ़ा। ये के अल्फ़ा एल गैमा से भी बड़ा है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। के अल्फ़ा चाहे वो के का सबसे छोटा मेंबर है लेकिन वो एल सीरीज़ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से ही बड़ा होगा। वजह उसका शेल नंबर। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करना, एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, तो एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से वैल्यू सेट होगी। अच्छा, इस दौरान जो एक्सरेज एमिट हो रही है ना, ये जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं इन्हीं को एक्सरेज कहते हैं। और ये जो एक्सरेज हैं दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ये पहला हिस्सा है टॉपिक का, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अंदर अब याद रखना है आपने कि जब इनर शेल ट्रांजिशन का फिनोमेनन शो हो, सच सॉर्ट ऑफ एक्सरेज आर कॉल्ड इनर शेल ट्रांजिशन। यहाँ से हम जो रिज़ल्ट डिराइव करते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। वो ये कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें ना थोड़ा सा, तो हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन सी बनती है। उस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम मोज़ले लॉ के नाम से याद रखते हैं। मैं थोड़ा सा उसको डिराइव कर देता हूँ, आपके बुक पर नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। E इज़ इक्वल टू -13.6 जी स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे डील करूं तो यूं हो सकता है E इज़ इक्वल, E की जगह मैं पुट कर रहा हूँ E इज़ इक्वल टू एच एफ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से मैंने एच एफ पुट किया, इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो यूनिट है। अगर मैं इस h को भी ले जाकर डिवाइड कर दूं तो इट विल बी f इज इक्वल टू -13.6 ओवर h इंटू एन स्क्वेयर इंटू जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने सिर्फ इस h को ले जाकर डिवाइड किया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये सारा बाकी कांस्टेंट जी स्क्वेयर रह जाएगा, कांस्टेंट इंटू जी स्क्वेयर। It means frequency is directly proportional to z square. From here I can say square root of the frequency is equal to z. So ये जो frequency है, square root of the frequency is directly proportional to the atomic number. इसका मतलब जो characteristic X-rays हैं, जो X-rays characteristic का वर्ड मैं यूज़ नहीं करता, अगर जो भी X-rays emit हो रही हैं उन X-rays की जो frequency है it is directly proportional to the स्केयर ऑफ द एटॉमिक नंबर। द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एटॉमिक नंबर। कि जितना आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा, एनर्जी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड मोज़ले लॉ। और मोज़ले लॉ की बेस पर एटॉमिक नंबर को अब इसी बेस पर डिफाइन किया गया था। इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ। तो नेक्स्ट चीज़, इसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का, तो ये ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर शो होता है कि आप जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। तो ये जितनी भी आज हमने इस हिस्से में डिस्कस की हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। एक दूसरी टाइप भी होती है ब्रेकिंग एक्सरेज, उनको हमने सिरे से डिस्कस ही नहीं किया अभी, उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ये जो हाइड्रोजन वाला था ये बीच में नहीं था लेकिन मैंने ऐड किया ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ को समझाया जा सके। तो आपने पेपर पे लिखते वक्त एज इट इज़ तो नहीं लिखेंगे, जितना आपके सिलेबस में लिखा गया आप उसी हिसाब से उसको लिखेंगे, और एक्स्ट्रा लिखने की सच कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समटाइम्स मुझे इस तरह से करना पड़ता है क्योंकि बुक पे कहीं ना कहीं ये बात मेंशन की गई है, ऊपर प्रूफ कोई नहीं है उसका, तो इसलिए मैंने उसका मैथमेटिकल भी आपको थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट जब आपका दूसरा हिस्सा आप कल पढ़ें या नेक्स्ट जब भी पढ़ें तो ब्रेकिंग एक्सरेज आपको उसमें समझने में आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।